जय हिंद देश के निर्माताओं। कंटिन्यू करने जा रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। इसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं रिफॉर्मिस्ट्स, रिवाइवलिस्ट्स, इन दोनों के बारे में। रिफॉर्मिस्ट्स में काफ़ी इलेबोरेट तरीके से हमने पढ़ा था। हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, दलित्स, पारसीज एक्सेट्रा, ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं। इनकी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में हमने जानने की कोशिश की थी। रिवाइवलिज्म में हमने ये देखा था कि हमारे पास जो भी सोच थी, समझ थी, जो भी आइडियोलॉजी लोग फॉलो कर रहे थे, वो थी रिवाइवल करो। किसका? जो इनिशियल रिलीजियस सेटअप था उस चीज का। हिंदूज में क्या था? फॉलो करना है किसको? वेदों को। मुस्लिम्स में कुरान शरीफ को अहमियत दी गई। वो कहते हैं, देखिए ऐसा होता है कि जब समाज इवॉल्व करता है, किसी तरीके से भी वो आगे बढ़ता है, तो वक्त के साथ साथ जो चीज़ें हैं वो रेलेवेंस खो देती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पे, अगर अभी की बात करें तो ऑनलाइन एजुकेशन का एक दौर शुरू हुआ है जो पहले शायद नहीं था। इसके कारण जो इनिशियल स्टीरियोटाइपिंग थी एजुकेशन की, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, वो सारा कुछ एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वो टूट गया, उनकी डेफिनेशंस टूट गई। आजकल जो स्टूडेंट है वो 30 साल के भी हैं, वो 15 साल के भी हैं, वो 60 साल के भी हैं, राइट। कुछ म्यूज़िक सीख रहे हैं, कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीख रहे हैं, अलग अलग तरीके से सीखा जा रहा है। तो ऑल वी आर स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से, हालांकि पहले नहीं था। पहले ऐसा था कि आप एक लाइफ स्टूडेंट की जी करके उसके बाद आप नौकरी करेंगे, गृहस्थ जीवन बिताएंगे, इस तरह करके था। तो यहाँ पे वो चीज़ बोल रहे हैं कि जो अब तक का सेटअप है वो इतना कंक्रीट नहीं है। अगर आपको सत्य जानना है, अगर आपको पूर्णतः अपना आत्म ज्ञान करना है, समाज का ज्ञान करना है, तो आजकल की एजुकेशन सेटअप ठीक नहीं है, वेस्टर्न सेटअप ठीक नहीं है। तो आपको जो भी चाहिए वेदों से लो, जो भी चाहिए कुरान शरीफ से लो। ये थी रिवाइवलिज्म। वेदों को दोबारा लेके आओ, कुरान शरीफ की जो टीचिंग्स है दोबारा उनको लेके आओ, जो भूल गए हैं ये वगैरह वगैरह। तो इसमें हमने हिंदुइज्म के बारे में थोड़ा सा समझा था, दयानंद जी के बारे में जाना था। उसके बाद आपको यह बताया था कि जो आर्य समाज बना था, इट वॉज बाइफरकेटेड, इट हैड टू विंग्स, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। सॉरी, नॉट एक्सट्रीमिस्ट्स, इज ऑर्थोडॉक्स। Moderates concentrated on social upliftment, developing our society, वगैरह वगैरह. While in Orthodox, the main focus was on the religious aspect. That is, we have to make strong our religion. That is Hinduism. अब इसमें और इसमें यहाँ पे स्कूल्स बने थे, आपको पता होगा, बताया था उस दिन मैंने, DAV। यहाँ पे भी स्कूल बने। यहाँ पे स्कूल कौन से बने? गुरुकुल। क्लियर? तो यहाँ पे गुरुकुल नाम की जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे वो बन करके तैयार किए गए। अब ये क्या करते थे? ये वेदों को पढ़ाया करते थे, सिर्फ और सिर्फ वेदों को। वैदिक नॉलेज ये लोगों को दिया करते थे। क्या कि इसके अलावा कुछ और भी करते थे? हाँ जी, ये भी कहते थे कि फॉरेन जो एजुकेशन है वो नहीं होनी चाहिए। नो फॉरेन एजुकेशन, ये तो होनी ही नहीं चाहिए। हालांकि यहाँ पे मॉडरेट्स में आपने देखा था कि वेस्टर्न भी होनी चाहिए और वैदिक भी होनी चाहिए, एंग्लो वैदिक। आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स। DAV, है ना। तो यहाँ पे जो पर्सनैलिटी उभर कर सामने आई थी वो थे श्रद्धानंद जी। जैसे यहाँ पे कौन कौन थे? लाजपत राय वगैरह थे।
ये अब सब कुछ हम जान चुके हैं। आगे आज का हमारा नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो है मुस्लिम सोसाइटी के लिए। तो मुस्लिम सोसाइटीज को हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। रिवाइवलिस्ट्स के अंडर आज हमारा टॉपिक होगा मुस्लिम कम्युनिटी में क्या क्या हुआ। देखिए, अगर आपको मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पता हो तो जो इनिशिएशन हुई थी मुस्लिम्स की, जो प्रॉफिट मोहम्मद हुए थे, ठीक है, वो उनकी जो शुरुआत हुई थी वो भारत में नहीं हुई थी। इट वॉज इन द एरिया ऑफ सऊदी अरेबिया। तो यहां पे एक और मूवमेंट चल रही है आज के टाइम पे। तो जो सऊदी अरेबिया था या है, वो वहां से ही, देखिए वहां पे इनिशिएशन हुई और रिवाइवल भी वहीं से शुरू होने जा रहा है। क्लियर? तो रिवाइवल भी वहीं से शुरू होगा। कैसे? जो रिवाइवल है वहाबी मूवमेंट के नाम से शुरू हुआ। अब इस मूवमेंट का, इस मूवमेंट का, इस गतिविधि का, इस प्रक्रिया का क्या असर था, इनकी विचारधारा क्या थी, वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे आइडियोलॉजी क्या है इनकी। तो सर आइडियोलॉजी सिंपल है कि जो असल इस्लाम था, असल कुरान शरीफ की टीचिंग्स थी, उनको रिवाइव करना। जैसे कि आपको पता है रिवाइवलिस्ट्स की विचारधारा, रिवाइवल ऑफ एक्चुअल इस्लाम। दूसरी चीज, अब इस आइडियोलॉजी को थोड़ा सा और समझते हैं। तो वो कहते हैं क्या क्या करो। देखिए, वो कहते हैं सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट मोहम्मद है, प्रॉफिट साहब की हर चीज को अप्लाई करो, कुरान शरीफ की हर चीज को अप्लाई करो। दूसरी चीज, ऑफरिंग्स वगैरह जो हैं उनको बंद करो। तो इस तरह करके जो जो डिफॉर्मिटीज आ चुकी हैं, जो भी डिफॉर्मिटीज आ गई हैं उसको खत्म कर दो और इस्लाम को प्योरेस्ट फॉर्म में अप्लाई करो। ऐसा करके उस टाइम जो लोग थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने विचारधारा ये अपनी सामने रखी। तो क्या ऐसा भी था कि ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में थी? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये सऊदी अरेबिया से माइग्रेट होकर, माइग्रेट नहीं मतलब कहने का ये है, देखिए ये सऊदी अरेबिया से इंस्पायर होकर इंडिया में भी चली। इंडिया में दो लोग थे जो इनके लीडर्स थे। अब लीडर्स के नाम जरा देखते हैं। एक तो थे सैयद अहमद साहब और दूसरे थे शाह अजीज साहब। तो इन दोनों ने भारत में इस मूवमेंट का जो डायरेक्शन थी उसको प्रॉपर दिशा देते रहे। अब हुआ क्या, ये सारा कुछ अप्लाई करते करते एक टाइम आया जब एक छोटी सी लड़ाई हो गई। किसके साथ? महाराणा रंजीत सिंह के साथ। अब जो महाराणा रंजीत सिंह के साथ ये लड़ाई, तो जो सैयद अहमद थे, उनकी लड़ाई जो हो जाती है वो रंजीत सिंह के साथ हो जाती है। महाराजा रंजीत सिंह के साथ इनका मसला हो जाता है। देखिए फिर क्या होता है, इन दोनों की लड़ाई जो होती है बालाकोट की, वहां पे अहमद साहब इनकी डेथ हो जाती है। अब यहां तक इस चीज को आप समझिए। पहले तो इस चीज से दो चीजें निकल के सामने आई। एक चीज यहां से निकल के सामने आई जिहाद, और दूसरी चीज यहां से निकल के सामने आई
कन्वर्जन। इसको समझिए। तो जिहाद एक बहुत आम शब्द आपने सुना होगा। जिहाद का मतलब क्या होता है? सर देखिए, जिहाद जो है ना वो ऐसा है कि जब धर्म को आपकी ज़रूरत पड़े तो आप क्या करेंगे, आपका क्या दायित्व है, आपका क्या फ़र्ज़ है। तो सर फ़र्ज़ ये है कि हम सब मिलकर अपने धर्म को, अपने समाज को, अपने आइडेंटिटी को बचाएं। यही है। तो दिस इज़ जिहाद। तो जिहाद का जो नारा था वो बहुत बार हमारी हिस्ट्री में उसको दिया गया। कब दिया गया? जब ऐसा लगा कि हो ना हो हमारी जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर एक डर मंडरा रहा है, एक संकट मंडरा रहा है, जो कहीं ना कहीं तब खत्म होगा जब सभी मिल जाएंगे। तो दैट इज जिहाद। तो रणजीत सिंह हो चाहे हो हमारी जो बाबर आए थे मुगल, तो तब भी जिहाद हुआ। इसी तरह जिहाद बहुत टाइम पे अलग अलग जगह पे इसका ऐलान किया गया कि आ जाओ सभी जने, हमारे ऊपर बहुत एक विकट स्थिति आ चुकी है। कन्वर्जन। यहां पे आपको यह समझने की जरूरत है कि जो हमारे भारत में सैयद अहमद और शाह अजीज अपनी कार्रवाई कर रहे थे, उसका एक बहुत बड़ा काम था। वो ये था कि जो दर उल हर्ब हैं उनको दर उल इस्लाम में बदल देना। मतलब क्या है? हर्ब का मतलब होता है, देखिए, जो दर उल हर्ब हैं उनको दर उल इस्लाम में कन्वर्ट कर देना। व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स टू कन्वर्ट नॉन बिलीवर्स into believers of Islam. This was one of the main motives of Wahhabi movement in India. And once Sayyid Ahmad died in the battle of the Balakot, this all movement fell apart. तो बालाकोट के बाद सारी जो मूवमेंट थी वो एक तरह से गिर गई थी। बालाकोट की बैटल ऑफ बालाकोट के बाद ये चीज़ जो वहाबी थी वो डाउनवर्ड ट्रेंड उसने फॉलो कर लिया। पर क्या वो ख़त्म हो गई? जी नहीं, ऐसा नहीं बोला गया, ये रिवाइव होगी। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि रिवाइवलिज्म जो था वो इतना आसान नहीं था ख़त्म करना। तो यहाँ पे लीडरशिप बदल जाती है, और लीडरशिप बदलती है तो अब यहाँ पे ये एंटी ब्रिटिश हो जाती है। तो ये आप समझिए। तो वहाबी मूवमेंट यहाँ पे जो डाउनवर्ड हुआ, तो फिर रिवाइवल हुआ इसका। तो इनायत अली नाम के, इनायत प्लस विलायत अली, तो इनको अली ब्रदर्स भी बोलते हैं। तो ये इन्होंने रिवाइव किया। रिवाइव करने के बाद इन्होंने इस सारी फॉर्म को एंटी ब्रिटिश एक फेवर दे दिया। अब एंटी ब्रिटिश जो फ्लेवर था, तो आप ये समझ सकते हैं, ये अली ब्रदर्स ने दिया था। अब एंटी ब्रिटिश के साथ इन्होंने आंदोलन वगैरह किया। आंदोलन करते करते ऐसा टाइम आया जब, अगर आपको पता हो, 1857 में हमारा रिवोल्ट हुआ था, उसमें इनका पार्टिसिपेशन था। अब पार्टिसिपेशन होने के बाद 1859 तक तो इनका अच्छा सही ढंग से रिबेलियन चलता रहा। बट आफ्टर दैट 1859 तक, फिर उसके बाद इनके ऊपर ट्रायल चढ़े, इनको पकड़ लिया और इनको मारने के लिए इनके ऊपर केस चलते रहे। तो एक पटना ट्रायल चले थे और दूसरे अम्बाला ट्रायल चले थे। तो ऐसे करके रिवाइवलिज्म आप देखें, जो इस्लामिक रिवाइवलिज्म था वो कहाँ से शुरू हुआ, क्या विचारधारा थी, और फिर इसको एक बिल्कुल अलग डायरेक्शन में घुमा दिया गया उनकी जो लीडरशिप थी उनके द्वारा, जो नई लीडरशिप थी इनायत और विलायत अली के द्वारा। तो देखिए ऐसे करके किस तरह जो कहानी कहाँ से शुरू होती है वो सर्कमस्टांसेस के
बेस के ऊपर किस तरह मुड़ जाती है, किस तरह वो एंटी ब्रिटिश बन जाती है। आगे बढ़ते हैं। पटना अंबाला ट्रायल्स के बाद क्या रिवाइवलिज्म, इस्लामिक रिवाइवलिज्म खत्म हो गया? ऐसा नहीं है। इसी तरह का एक सिचुएशन आई जब 1866 के आसपास, राइट। तो आगे देखते हैं। 1866 के आसपास इस तरह की एक सिचुएशन आई जब यहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी। किसको? आने वाली नई पीढ़ी को। किसकी एजुकेशन? पुराने इतिहास की। किसके इतिहास की? धर्म के इतिहास की, रिलीजन के इतिहास की। तो यहाँ पे दो लोग थे, दो लीडर्स थे जिन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली और एक संस्था बनाई, एक आइडियोलॉजी का उन्होंने आवाहन किया जिसका नाम था दर-उल उलूम। तो लोग थे रशीद अहमद साहब और मोहम्मद कासिम साहब। तो इन्होंने क्या किया? एजुकेट किया। किस तरह? स्कूल्स खोले और स्कूल में बच्चों को क्या पढ़ाया? हदीस के बारे में पढ़ाया, कुरान शरीफ के बारे में पढ़ाया। कुरान शरीफ आप सभी को पता है। हदीस क्या है? हदीस में मोहम्मद साहब की टीचिंग्स हैं। और क्या उन्होंने बताया? फिक्र के बारे में बताया। जो अलग अलग कमेंट्रीज थी उनके बारे में समझाने की कोशिश की। देखिए ऐसा होता है कि जब हम बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, तो उस बुक में जो कुछ लिखा है उसको हम अपने दृष्टिकोण से, अपने पर्सपेक्टिव से एक अलग तरीके से बताने की कोशिश करते हैं। या अलग तरीके से मतलब कहने का यह है कि हर आदमी का पर्सपेक्टिव अलग होगा। तो मैं अलग तरीके से बताऊंगा, आप शायद अलग तरीके से उसको समझें। तो वो जो कमेंट्रीज हैं उनके बारे में पढ़ाया गया ताकि जो बच्चे हैं उनको अलग अलग डाइवर्सिफाइड व्यूज़ मिले और वो उस सब्जेक्ट को, उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सकें। तो ये सारा कुछ पढ़ाया ताकि जो रिचनेस है इस्लाम की वो दोबारा नई पीढ़ी में आ सके, उस पीढ़ी में आ सके जो कहीं ना कहीं अपनी रूट से अलग हो चुकी है। इस तरह रिवाइवलिज्म यहाँ पे एक तरह से हम ख़त्म करने जा रहे हैं। क्या यहाँ पे एक्चुअली एक चीज़ इतनी ही है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत अखंडता है, बहुत डेप्थ है। अगर आप उस तरह की डेप्थ पे पहुँचना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। उसके बाद अब आने वाला टॉपिक क्या है? आने वाला टॉपिक है सोसाइटी में एजुकेशन का क्या रोल था, किस तरह वो इवॉल्व हुई, आज के लेवल तक एजुकेशन कैसे पहुंची। आने वाली वीडियोस में इसकी बात करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू।